गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार। बच्चों, इसके पहले हमने शब्द के बारे में पढ़ा था और जाना था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सिपाही, चोर ने पकड़ा। आज हम पढ़ेंगे वाक्य और जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, आप इतना तो जान ही गए हैं कि वाक्य में शब्द होते हैं। आइए तो इन शब्दों को इकट्ठा लिखते हैं और जानते हैं कि शब्द बनता है या नहीं। सिपाही पकड़ा ने चोर, क्या इन शब्दों से वाक्य बना? नहीं। तो ये शब्दों का केवल एक समूह है। ये शब्द इकट्ठे ज़रूर लिखे हैं, लेकिन इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है और ना ही कोई भाव प्रकट होता है। तो आइए इन शब्दों को व्यवस्थित करके लिखते हैं और देखते हैं कि वाक्य बनता है या नहीं। तो इसको लिखा हमने, सिपाही ने चोर को पकड़ा। अब ये शब्द समूह का एक व्यवस्थित और सार्थक शब्द समूह है, क्योंकि इसमें पहला कर्ता यानी कि सिपाही, दूसरा कर्म यानी कि चोर तथा अंत में क्रिया यानी कि पकड़ा है और इससे सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने का भाव भी प्रकट हो रहा है। तो यह एक सार्थक शब्द है। दूसरा उदाहरण देखिए, दादी माँ कहानी सुनाती हैं। बच्चों, ये शब्द समूह एक वाक्य है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कर्ता दादी माँ, फिर कर्म यानी कि कहानी और अंत में क्रिया यानी कि सुनाती है आया है। अतः यह एक व्यवस्थित एवं सार्थक शब्द समूह है और इसका भाव भी प्रकट हो रहा है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि भावों और विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो अब आइए वाक्य के अंग को जान लेते हैं। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। बच्चों, अभी उद्देश्य और विधेय क्या होता है इसे भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विमला गीत गाती है या विमला गीत गाएगी। इस वाक्य में विमला के बारे में यह बताया जा रहा है कि वह गीत गाएगी, इसलिए विमला यहाँ उद्देश्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, दादी ने मालपुए बनाए। बच्चों, यहाँ दादी के बारे में बताया जा रहा है कि दादी ने मालपुए बनाए। यहाँ दादी उद्देश्य है, दादी ने उद्देश्य है। तो बच्चों, अब आप समझ गए कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो आइए यह जानते हैं कि विधेय किसे कहते हैं। विधेय। बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर हमने देखा कि दादी माँ ने मालपुए बनाए। इस वाक्य में उद्देश्य यानी कि दादी के बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने मालपुए बनाए, इसलिए मालपुए बनाए इस वाक्य में यह विधेय है। तो बच्चों, अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो अब आइए वाक्य के भेद के बारे में जानते हैं। वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये कुल 8 हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य।
अब इन भेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से क्रिया के होने की स्थिति का या अवस्था का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। इस वाक्य में खिलाड़ियों की क्रिया यानी कि खेलने तथा खेलने का स्थान यानी कि मैदान का पता चलता है, अतः ये विधानवाचक वाक्य है। अब देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से क्रिया के न होने का पता चलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीमा गीत नहीं गाती है। इस वाक्य से सीमा के गीत ना गाने का पता चलता है, अतः यह निषेधवाचक वाक्य है। आप देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे दीपक, तुम आ गए। इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि किसी ने दीपक को अचानक से देख कर के आश्चर्य प्रकट किया है और इसलिए उसके मुंह से आश्चर्य भरा स्वर निकला है। इस वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये एक विस्मयवाचक वाक्य है। आइए आप देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, जिस वाक्य से यह पता चलता है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। इस वाक्य में किसी से उसका नाम जानने के लिए प्रश्न किया गया है, अतः ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। आप देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी। इस वाक्य में वर्षा होने की संभावना की जा रही है, यानी यहाँ ये निश्चित नहीं है कि आज वर्षा होगी, हो भी सकती है और नहीं भी, अतः ये संदेहवाचक वाक्य है। आप पढ़ते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना लाओ। इस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जा रही है कि वह घर जाकर के खाना लेकर आए, अतः यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। आप देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या न होने के पीछे किसी कारण या शर्त का संकेत मिलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर पिताजी आगरा जाएंगे तो पेठा लेकर आएंगे। इस वाक्य से यह संकेत मिलता है कि पिताजी के आगरा जाने पर ही वह पेठा ला पाएंगे, अतः यह संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है। अब जानते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य जिस वाक्य में इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। इस वाक्य में किसी के द्वारा किसी की लंबी उम्र की कामना की जा रही है, अतः यह इच्छावाचक वाक्य है। तो ये तो था अर्थ के आधार पर। वाक्य के 8 भेद। अब जानते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद है। सबसे पहला है सरल वाक्य, और उसके बाद है संयुक्त वाक्य, नंबर 3 पर है मिश्र वाक्य।
रचना के आधार पर इस तरह से कुल 3 वाक्य हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य, यानी कि साधारण वाक्य भी इसे कह सकते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए यह एक सरल वाक्य है। नंबर 2 पर देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह होता है जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से बने होते हैं, परंतु वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे सवेरा हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। नंबर 3 पर देखेंगे मिश्र वाक्य। वो वाक्य जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों से बना है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एक वाक्य प्रधान है और दूसरा वाक्य आश्रित है। जैसे सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते थे। इस वाक्य में सभी जानते हैं प्रधान वाक्य तथा गांधी जी सत्य बोलते थे आश्रित वाक्य है, अतः यह मिश्र वाक्य है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ, वाक्य और उसके भेद। पूरे पाठ में हमने वाक्य किसे कहते हैं और उसके कुल कितने भेद होते हैं यही हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।